नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय समाचार में और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अरुणाचल पर चीन की चाल को भारत का जवाब। 27 जगहों के नाम भारतीय नक्शे में हुए शामिल। चीन के दावे पर भारत का 2 टूक संदेश। बिहार के मखाने की विदेशों में बढ़ी मांग। 18 टन मखाना ऑस्ट्रेलिया रवाना। किसानों को मिली 8% ज्यादा कीमत। हिमाचल में यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में 7 लोगों की मौत, 11 यात्री हुए घायल। जांच है जारी। झारखंड में छात्र और सरकार के बीच हुई बातचीत। 1 घंटे 20 मिनट चली बैठक। मांगों पर आगे भी जारी रहेगा मंथन। ऋषभ पंत ने सीएम धामी से मांगी मदद। उत्तराखंड में जमीन तलाश रहे पंत। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। चीन के अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की कोशिशों के बीच भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं के मानक नामों को आधिकारिक भारतीय मानचित्र में शामिल कर लिया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया ने इन स्थानों को मानचित्र पर औपचारिक रूप से दर्ज किया है। इनमें लेक के पास स्थित लोंगजू, थागलाक दर्रा, डजोला, रिजाला और पुकुरला जैसे रणनीतिक इलाके भी शामिल हैं। भारत ने चीन के तथाकथित नामकरण को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ कहा है कि नाम बदलने से जमीनी सच्चाई नहीं बदल सकती। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। गौरतलब है कि चीन पहले भी कई बार अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने की कोशिश कर चुका है। भारत का यह कदम चीन के ऐसे दावों के खिलाफ आधिकारिक और स्पष्ट जवाब माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। तीसा बैरागढ़ मार्ग पर चालूज मोड़ के पास यात्रियों से भरी निजी बस अचानक पलट गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी और इसमें करीब 15 से 25 यात्री सवार थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग, पुलिस और प्रशासन की टीमें ने राहत बचाव अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। बस के चालक और परिचालक की भी हादसे में मौत होने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल हादसे की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस मौके पर जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। झारखंड के रांची में छात्रों और हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रियों के बीच करीब 1 घंटा 20 मिनट चली बैठक सकारात्मक माहौल में खत्म हुई। 10 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रियों के सामने जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी अपनी मांगें रखी। बैठक के बाद छात्र नेता रविंद्र पासवान ने इसे सकारात्मक बताते हुए कहा कि सरकार ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना है। उन्होंने कहा कि आगे भी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन जब तक समाधान नहीं निकलता छात्रों का आंदोलन भी जारी रहेगा। वहीं मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि छात्रों के साथ बैठक अच्छे माहौल में हुई है और सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल पहले सरकार ने ऐसे प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने पर आपत्ति जताई थी, जिसमें पत्रकार और वकील शामिल थे। इसके बाद छात्रों ने नया 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाया, जिसमें सिर्फ छात्र शामिल हैं। अब सबकी नजर अगली बातचीत और सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। हम लोगों ने तमाम वक्तव्य दिया, छात्रों की मांग को हम लोगों ने समझा। सरकार छात्रों की मांगों पर विचार करने को तत्पर है। दिल्ली कैबिनेट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दे दी है। अब राजधानी में निजी विश्वविद्यालय खोलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि बिल को लागू होने से पहले दिल्ली विधानसभा से पारित कराना होगा। बिल के तहत निजी विश्वविद्यालय खोलने वाली संस्था को जमीन खुद खरीदनी होगी या कम से कम 30 साल की वैध लीज होनी चाहिए। सरकार जमीन उपलब्ध नहीं कराएगी। सबसे अहम प्रावधानों में से एक है कि हर कोर्स की 25% सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित रहेगी। वहीं छात्रों की फीस पर भी सरकार की निगरानी होगी और इसके लिए रेगुलेटरी कमेटी भी बनाई जाएगी। नए विश्वविद्यालयों को यूजीसी और अन्य संबंधित नियामक संस्थाओं के नियमों के साथ एनईपी 2020 के प्रावधानों का पालन भी करना होगा। सरकार का कहना है कि इस बिल से दिल्ली के छात्रों को अपने ही शहर में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अवसर भी मिलेंगे।
बेंगलुरु के बड़े और नामी होटलों में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की जांच में खाद्य सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एफएसएसआई की टीम ने शहर के 26 3 स्टार और 5 स्टार होटलों में जांच की, जहां कई जगहों पर नियमों की अनदेखी सामने आई है। जांच के दौरान एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ रखे मिले, कुछ सब्जियों में फफूंदी लगी थी और खाने की चीजों को सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया था। इसके अलावा शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को अलग अलग रखने के नियमों का पालन नहीं होने पर और लेबलिंग ब्रांडिंग में भी कमियां मिलने की बात भी सामने आई है। एफएसएसआई ने जांच के दौरान दूध, चिकन, मटन, मछली, खाने का तेल, मसाले, चीज, टमाटो सॉस और दूसरे खाद्य पदार्थों समेत करीब 35 सैंपल लिए हैं। इन सभी को फूड लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया है। नियमों के उल्लंघन को लेकर संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। अब लैब रिपोर्ट के आधार पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी 5 स्टार होटल का नाम बड़ा हो सकता है, लेकिन खाने की सुरक्षा के नियमों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले युवा इनोवेटर रवि टमटा इन दिनों अपनी फ्लाइंग कार को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपने स्टार्टअप हैप्पीडा स्काई के तहत सिंगल सीटर फ्लाइंग व्हीकल का प्रोटोटाइप तैयार करने और उसका सफल उड़ान परीक्षण करने का दावा किया है। रवि के मुताबिक इस प्रोटोटाइप को तैयार करने में करीब 1 साल लगा। उन्होंने ड्रोन तकनीक में बदलाव और लगातार प्रयोगों के बाद हैप्पीडा स्काई नेक्स्ट तैयार किया, जिसका उड़ान परीक्षण अल्मोड़ा के एक मैदान में किया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और रवि का कहना है कि यह उपलब्धि भारत में पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रवि टमटा को बधाई देते हुए उनके इनोवेशन और वैज्ञानिक सोच की सराहना की है। हालांकि इसे फिलहाल एक प्रोटोटाइप के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इसके व्यावसायिक इस्तेमाल और सार्वजनिक उड़ान के लिए जरूरी तकनीकी और नियामकीय मंजूरियां अलग अलग प्रक्रिया का हिस्सा होंगी। बिहार के जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पहली बार बिहार से समुद्री रास्ते के जरिए 18 मीट्रिक टन मिथिला मखाना ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है। इस खेप को 7 कंटेनरों में पैक कर निर्यात किया गया। इस निर्यात की खास बात यह है कि मखाना सीधे दरभंगा के किसानों से खरीदा गया, जिससे उन्हें सामान्य बाजार कीमत के मुकाबले करीब 18% ज्यादा आय मिली और माना जा रहा है कि इससे किसानों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ने, बिचौलियों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। कृषि एवं खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपेडा के सहयोग से तैयार इस खेप को पटना के बिहटा स्थित इंटीग्रेटेड कम पैक हाउस से रवाना किया गया। आधुनिक पैकेजिंग, गुणवत्ता जांच और लॉजिस्टिक्स की मदद से मखाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार भी किया गया। इससे बिहार की कृषि निर्यात क्षमता बढ़ने के साथ साथ किसानों की आय को भी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पहली बार बिहार से ऑस्ट्रेलिया जा रही है 7 कंटेनर में, और ये बिहार को गौरवान्वित करता है। देश के अंदर 90% के लगभग मखाना अकेले बिहार में होता है और इसकी डिमांड आज कई कंट्री के अंदर है, उत्तर अमेरिका से, कनाडा से लेकर अब ऑस्ट्रेलिया, और हमारे किसानों को इसका डायरेक्ट लाभ मिले। अभी तक हमारा बिहार के प्रोडक्शन मुंबई जाता था और मुंबई से टैग लग करके वहां बाहर निकलता था। हम लोगों की चाहत है कि इस मिट्टी के सुगंध और इस मिट्टी के यहाँ के लोगों के मेहनत की खुशबू यहाँ के टैग से बाहर जाए, ये हम व्यवस्था बनाएंगे। आज हम जहाँ भेज रहे हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, डबल इंजन की सरकार ने विकसित भारत में विकसित बिहार की बड़ी भूमिका को जिन्होंने स्वीकारा है। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने उत्तराखंड में जमीन खरीदने को लेकर अपनी परेशानी सोशल मीडिया पर साझा की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें जवाब दिया है। पंत ने सीएम धामी को टैग कर बताया कि वह करीब 3 साल से उत्तराखंड में अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें उपयुक्त जगह नहीं मिल पाई है। पंत ने कहा कि वह अपने बेस दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट करना चाहते हैं और अपने पहाड़ी लोगों के बीच रहकर राज्य के विकास में योगदान देना चाहते हैं।
उन्होंने साफ किया कि वह सरकार से मुफ्त जमीन या किसी तरह का उपहार नहीं मांग रहे हैं, बल्कि सरकारी दरों पर जमीन खरीदना चाहते हैं। इसके जवाब में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंत को उत्तराखंड का गौरव बताते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अधिकारी जल्द ही पंत से संपर्क कर नियमानुसार हर संभव सहयोग करेंगे। FCRA संशोधन बिल को लेकर अमेरिका की टिप्पणियों पर भारत ने साफ जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत से जुड़े विधायी मामले पूरी तरह आंतरिक हैं और इन पर फैसला देश की संसद ही लेती है। जायसवाल ने यह भी कहा कि अमेरिका समेत कई देश विदेशी फंडिंग के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। भारत सरकार का कहना है कि FCRA अमेंडमेंट बिल का उद्देश्य विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। दरअसल अमेरिकी सांसद रिले एम मूर ने FCRA में प्रस्तावित बदलाव पर चिंता जताते हुए इसे भारत में ईसाई संस्थानों के खिलाफ बताया था। वहीं भारत में कई चर्च और ईसाई संगठनों ने भी इस बिल का विरोध किया है। इन संगठनों के प्रतिनिधि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बिल वापस लेने या इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग कर चुके हैं। सरकार ने उनकी चिंताओं पर विचार करने का आश्वासन भी दिया है। रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पर अमेरिका का दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सीनेट ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने बिल को मंजूरी दे दी है। इसका असर भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार देशों पर पड़ सकता है। जून 2026 में भारत ने रूस से करीब 27 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा था, जो भारत के कुल क्रूड आयात का 50% से ज्यादा बताया जा रहा है। वहीं जुलाई में यह आंकड़ा करीब 28 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है। अमेरिका का कहना है कि रूस से तेल खरीद के जरिए उसे यूक्रेन युद्ध के लिए राजस्व मिल रहा है। हालांकि बिल अभी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से पारित होना बाकी है। इसके बाद ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संबंधित देशों पर टैरिफ लगाने का अधिकार मिल सकता है। भारत के लिए यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तरफ अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बात चल रही है, तो दूसरी तरफ रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिकी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।